This call is now being recorded. गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पहले जो लास्ट क्लास में मैंने सीक्वेंस सीरीज की दूसरी होमवर्क शीट दी थी उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद नया चैप्टर फंक्शंस, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इसको स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने होमवर्क किया था लास्ट क्लास का? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? सर 10th की क्लास के हैं। हाँ बेटा, ये मैथ्स की अभी क्लास है, एडवांस मैथ्स। सॉरी मैम, मैं 9th की स्टूडेंट हूँ। अच्छा ठीक है, आप दूसरे क्लास में चले जाओ। आपकी आवाज आ पहला रही है? क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रद्युमन कल्याणी, ये आप प्लीज आंसर द क्वेश्चंस भैया जो पूछ रहे हैं। ओवर टू यू अभिनव। यस मैम। होमवर्क किया था कल्याणी? आज पहली बार आ रही हूँ सर मैं क्लास पे। दूसरी क्लास में हो? 11th। अच्छा। ठीक है, आज जब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब समझ आ जाएगा तुम्हें। और ये सीक्वेंस सीरीज में बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, एपीजीपी सुमित सर ने पढ़ाया होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फोर्थ टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म इज 128, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो हम लोग को फोर्थ टर्म 16 दिया है, सेवेंथ टर्म 128, मतलब T4 16 है, T7 128 है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर अल्फा टर्म और बीटा टर्म दिया है जीपी का, तो कॉमन रेशियो के लिए हम टी बीटा डिवाइडेड बाय टी अल्फा रेज टू द पावर 1 बाय बीटा माइनस अल्फा, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला को लिखते हैं यहाँ। बीटा 7 है, अल्फा 4 है, तो कॉमन रेशियो होगा 128/16 पावर 1/7 - 4 यानी कि 3। ये तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब रूट, जो कि होता है 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये समझ आया? यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 10 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 8, फाइंड द टू नंबर्स। मान लो ये दो पॉजिटिव नंबर ए और बी है। अरिथमेटिक मीन यानी कि a+b/2 हम लोगों को दिया गया है 10, और ज्योमेट्रिक मीन यानी कि √AB ये हमको दिया गया है 8। तो देखो, यहाँ से ए बी हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ से a+b हो जाएगा 10 × 2 20। अब यहाँ से इस इक्वेशन से a का वैल्यू 64/b इसमें प्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा b+64/b इक्वल्स 20। तो b² + 64 = 20b। ये हो जाएगा b² - 20b + 64। बस इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे। रूट्स हो जाएंगे -b में यानी कि 20 ± अंडर रूट
20 square minus 4 into 64 upon 2. There go 400 minus 256. हो जाएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 जो कि होता है 12. इसके रूट्स आ गए 16 और 4. बी होगा 16 और 4. इसका आंसर हो जाएगा सी. ऑप्शन सी. ये समझ आया? यस सर. अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 6, 12, 24 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 3072. ये इजी क्वेश्चन है. इसका जो जनरल टर्म होगा वो होगा ए आर पावर n माइनस 1. यहाँ ए क्या है 6. कॉमन रेशियो आएगा 12/6 यानी कि 2. और ये हम लोगों को इक्वल टू करना है 3072 से. पहले 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12. अब 1024 क्या होता है 2 की पावर 10. n हो जाएगी n की वैल्यू 10. इसका आंसर होगा बी. ये समझ आया? यस सर. Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि मिसेस एक्स हैं जो उनको रिसीव हो रही है एनुअल सैलरी 1,80,000 और उनका एक गारंटेड एनुअल इंक्रीमेंट है कितना 10,000 रुपीज का. मतलब हर साल मिसेस एक्स की सैलरी 10,000 से बढ़ेगी. Assuming this forms an arithmetic progression, what will be her annual salary in the 8th year? मतलब जो 8th ईयर रहेगा तब मिसेस एक्स को कितना सैलरी मिलेगा ये हम लोगों को बताना. देखो पहले साल उनको सैलरी मिला 1 लाख. इसको मैं एस बोल दूंगा 1,80,000. पहले साल मिला एस. फिर दूसरे साल मिला एस प्लस डी. तो ये एक एपी बन जाएगी जिसका कॉमन डिफरेंस डी होगा. पहला टर्म एस होगा. यहाँ डी में ये 10,000 रुपीज को बोल रहा हूँ. तो इसका हम लोग को 8th टर्म चाहिए जो कि होगा ए प्लस n माइनस 1. यानी कि ये है यहाँ 1,80,000. n है 8 तो n माइनस 1 होगा 7 इंटू डी. डी यानी कि 10,000 हो जाएगा 1,80,000 प्लस 70,000 इक्वल टू 2,50,000. ये समझ आया बच्चों? यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इनफाइनाइट सम ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर. यहाँ ए है 3/5, आर है 3/25 डिवाइडेड बाय 3/5. ये क्या होगा ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया. ये होगा 5/25 यानी कि 1/5. तो हम लोगों को फर्स्ट टर्म यानी कि 3/5 पता चल गया. कॉमन रेशियो आर 1/5 ये भी पता चल गया. अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे.
ये हो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5, यानी कि 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5 इक्वल टू 3/4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये समझ आया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 35 एंड द प्रोडक्ट इज 1000, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो मैंने अभी पढ़ाया था तो बताया था कि अगर थ्री नंबर जीपी में दिए हो और उनका प्रोडक्ट दिया हो तो उनको हम लोग इस प्रकार से लेंगे, ए बाय आर, ए और ए आर, क्योंकि जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब बस ए क्यूब बचेगा, आर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। और इस केस में यहाँ कॉमन रेशियो क्या होगा, आर, और फर्स्ट टर्म ए बाय आर। इसमें सम ऑफ थ्री नंबर्स दे रखा है 35, तो 35 है ए प्लस ए बाय आर प्लस ए आर, और प्रोडक्ट दे रखा है 1000, तो वो हो जाएगा ए क्यूब। 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब। तो यहाँ से फर्स्ट फर्स्ट टर्म यानी कि ए निकल कर आया 10। अब इस ए की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है आवाज। कल्याणी आप लोग सुनाए, आप अनम्यूट करो एंड भैया को बताओ, नहीं तो पता नहीं चलेगा भैया को। ठीक है। हाँ, तो हम लोग की ए की वैल्यू 10 आ गई थी। अब इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो हो जाएगा 35 इक्वल टू 10 प्लस 10/r प्लस 10r। तो हो जाएगा 10 को इस साइड लाएंगे तो 35 से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 इक्वल टू 10 इंटू r प्लस 1/r। को जब सॉल्व करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। का डिस्क्रिमिनेंट 9 आया, तो इसके रूट्स हो जाएंगे -b प्लस माइनस 3/2 a, तो हो जाएगा 8/4 और 5 - 3 2/4, तो 4 2 8 और 2 2 4। कॉमन रेशियो इसका या तो 2 हो सकता है या 1/2, और a का वैल्यू है 10। अगर a 10 है तो पहला टर्म हो जाएगा, अगर कॉमन रेशियो मैंने लिया 2 तो पहला टर्म होगा 5, दूसरा 10, तीसरा 15। अगर मैंने लिया कॉमन रेशियो 1/2 तो पहला टर्म होगा
20, दूसरा होगा 10, तीसरा होगा 5। हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। दोनों केसेस में देखो स्मॉलेस्ट हमेशा 5 ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। ये समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73, फाइंड द 31st टर्म। मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी कोई भी अल्फा टर्म एपी का और बीटा टर्म दे रखा हो, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है टी बीटा माइनस टी अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा। तो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बीटा है 16 और अल्फा है 11, टी बीटा है 73 और टी अल्फा है 38। तो ये हो जाएगा 73 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 11। 73 माइनस 38 होगा 35 और 16 माइनस 11 होगा 5। तो ये 35 कट जाएगा 5 से, 7 टाइम्स, कॉमन डिफरेंस आया 7। कॉमन डिफरेंस आ गया 7। हम लोगों को 11th टर्म पता है 38। तो एपी का जनरल टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन इसमें पुट करो 11, तो ये जाएगा ए प्लस 10d इक्वल टू टी 11 यानी कि 38। डी अपना आया था आवाज नहीं आ 7। रही। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही थी सर, अभी आ रही है। ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, मतलब पिछला क्वेश्चन आया था। सर फिर से एक बार रिपीट करें ना। हाँ, 7 क्वेश्चन में करता हूँ। 7 क्वेश्चन में क्या है कि हम लोगों को 11 टर्म दे रखा है एपी का 38 और 16 टर्म 73, और हमसे पूछा गया है 31st टर्म। तो मैंने बोला कि मैंने एक अभी क्लास में, पिछली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी हम लोगों को कोई भी दो टर्म्स दे रखे हो एपी के और हम लोग से कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। ये जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है टी बीटा माइनस टी अल्फा बाय बीटा माइनस अल्फा। इस केस में बीटा और अल्फा है 11 और 16, है ना? और टी बीटा होगा 73 माइनस टी अल्फा होगा 38 डिवाइडेड बाय बीटा है 16, अल्फा है 11। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया 7। अब हम लोगों से 31st टर्म पूछा गया है। हम लोग को 11 टर्म पता है 38, तो लिखेंगे 38 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10 इंटू डी यानी कि 7।
तो इससे जो फर्स्ट टर्म आएगा वो होगा 38 माइनस 70। ठीक है, अभी इसको ऐसे लिखे रहने दो, ए को 38 माइनस 70, और हमसे पूछा गया है 31st टर्म, यानी कि ए प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू डी, यानी कि 7। तो हो जाएगा 7 इंटू 30 प्लस 38 माइनस 70। इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 30 माइनस 7 इंटू 10 प्लस 38 इक्वल टू 7 इंटू 20 प्लस 38। तो हो जाएगा 140 प्लस 38, यानी कि 178। ऑप्शन ए। ये समझ आया बच्चों? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ एबीसी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। मैंने जब हार्मोनिक प्रोग्रेशंस बताया था तो बताया था कि अगर हम लोगों से पूछा जाए कि ये ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हम हर टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ए हो जाएगा 1/a, बी हो जाएगा 1/b, सी हो जाएगा 1/c। फिर ये जो नई सीरीज बनी, इसको हम चेक करेंगे कि ये अगर एपी है कि नहीं। अगर ये एपी है तो ये वाली सीरीज एचपी है, अगर ये एपी नहीं है तो ये वाली सीरीज एचपी नहीं है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो इससे ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये तब होता है जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। दूसरा ऑप्शन है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये जब होता है जब एपी होती है। तीसरा ऑप्शन है कि 1/a 1/b 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये ऑप्शन सही है क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हमने डिफाइन ही ऐसे किया था। ये समझ आया बच्चों? फिर से एक बार बताइए sir. मैंने पिछली क्लास में हार्मोनिक प्रोग्रेशन बताया था, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद आती है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो हमसे बोला गया है कि A1 A2 A3 A4, ये जो मैंने सीरीज लिखी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये हमसे पूछा जाए तो हम लोगों को क्या करना है, हर टर्म का रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मतलब अगर कोई नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। सिमिलरली यहाँ हर टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो होगा 1/a1 1/a2 1/a3 1/a4, ऐसे ही सो ऑन। और हमको जो ये नई सीरीज बनी इसको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। अगर ये एपी है तो ये जो ऊपर वाली सीरीज है ये एचपी होगी। अगर ये एपी नहीं है तो ये ऊपर वाली सीरीज भी एचपी नहीं है। बस इतना कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। ये समझ आया? Yes. यस सर। हाँ, फिर ये क्वेश्चन भी वही है। इसमें क्या बोला गया है कि 1/a 1/b 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Yes. अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन and b is 12 while a plus c is 40, find the value of ac। abc ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, मतलब बी स्क्वायर जो है वो ए सी के बराबर है।
बी हम लोगों को 12 दे रखा है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 144। ये एसी के बराबर है। हम लोग से पूछा क्या है, एसी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये समझ आया बच्चों? टेंथ क्वेश्चन देखो। टेंथ क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट द सम r इक्वल टू 1 to n ऑफ 2r² माइनस r। मैंने जब सिग्मा पढ़ाया था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सिग्मा एक नोटेशन होता है सम का। सम मतलब एडिशन। इसमें ये जैसे मैंने लिखा समेशन i इक्वल टू 1 to 4, और यहाँ अंदर कुछ लिखा फंक्शन ऑफ i। तो फिर हम लोगों को इसका मतलब होता है कि i की वैल्यूज पुट करते जाओ 1 से लेकर 4 तक इस f ऑफ i में, और उन सबको ऐड करते जाओ। कैसे? यहाँ i 1 से 4 है, तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4। इस केस में जो समीशन होगा वो ये होगा। इतना आसान होता है समीशन। इसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि समीशन f1 ऑफ i प्लस f2 ऑफ i को लिख सकते हैं समीशन f1i प्लस समीशन f2i। ये एक ध्यान रखना आप लोग। एक प्रॉपर्टी होती है कि समीशन k इंटू एफ ऑफ आई, इसको लिख सकते हैं k इंटू समीशन ऑफ एफ ऑफ आई। और ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। बस इन्हीं दो प्रॉपर्टी से आपका पूरा समीशन हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इसका सम भी बताया था कि समीशन n यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। समीशन n स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। बच्चों इसको नोट कर लेना, ये ध्यान रखना। और समीशन n क्यूब होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? 1 minute sir. कर लिया सर. 1 minute sir. Basics. हो गया नोट? Sir. I got it. हाँ, तो हम इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन पे थे।
जो कि समीशन का है। तो क्वेश्चन है समीशन आर इक्वल टू 1 से n 2r² माइनस r। तो ये हो जाएगा समीशन 2r² माइनस समीशन r। ये हो जाएगा 2 इंटू समीशन r² माइनस समीशन r। मैंने अभी बताया समीशन r² का फॉर्मूला n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1/6 माइनस समीशन r का फॉर्मूला n इंटू n+1/2। इस 2 से 6 3 टाइम्स कट जाएगा। यहाँ से मैं इसमें से n इंटू n+1 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर बचेगा 2n+1/3 माइनस 1/2। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये समझ आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस। सुमित सर ने आपको इसकी बेसिक्स थ्योरी बता दी होगी, मैं भी इसको थोड़ा रिवाइज करा दूंगा। फंक्शंस का जो सबसे इजी समझने का तरीका है, उसको एक ऐसा एक मैजिकल बॉक्स समझ सकते हैं जिसमें हम कुछ एक एक्स इनपुट करते हैं और हम लोग को आउटपुट आता है एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई भी कहते हैं जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं किसी भी फंक्शन को। और इनकी एक ये खासियत होती है कि हमेशा आ- आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, एक मिनट बस। अब आ रही है? हेलो बच्चों। Yes, sir. आ रही है। तो इसमें एक ये खासियत होती है कि हमेशा इसमें एक इनपुट रहेगा। ऐसा नहीं कि दो तीन इनपुट हो जाएंगे एक बार में। और एग्जैक्टली एक आउटपुट रहेगा। अगर एक से ज्यादा आउटपुट आ रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। ये बहुत खास बात है फंक्शन की, इसका ध्यान रखना।
हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. हम्म, तो मैं बता रहा था कि फंक्शन हमेशा एक इनपुट लेता है और हमेशा एक ही आउटपुट होता है। इसके बाद हम लोग मैपिंग डायग्राम देखते हैं। मैपिंग डायग्राम होता है कि जब हम फंक्शन को लिखते हैं तो उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए टू बी। यहाँ जो ए होता है इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और जो बी होता है इसको कोडोमेन कहते हैं। ये आप लोगों को सुमित सर ने बताया होगा। तो ऐसे ही मान लो मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x। इसमें देखो, इसमें मैंने डोमेन सेट करी 1 2 3 4, और कोडोमेन मैंने सेट करी 2 4 6 8 10। अब देखो, जब डोमेन में 1 डालेंगे हम, तब x जब 1 है तब 2x होगा 2। सिमिलरली x जब 2 है तब ये होगा 4, जब 3 है तब होगा 6, जब 4 है तब होगा 8। तो मैपिंग डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग ए और बी के बीच में मैचिंग करते हैं कि जहां ए जो डोमेन है उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, उसके साथ हम बी में उसकी मैचिंग करते हैं। जैसे 1 के साथ यहाँ 2 की मैचिंग होगी, 2 के साथ 4 की, 3 के साथ 6 की, 4 के साथ 8 की। अब इसमें देखो 10 रह गया, लेकिन 10 आ सकता था अगर डोमेन में 5 भी होता। तो इसलिए कोडोमेन में रेंज भी होती है, लेकिन कोडोमेन हमेशा रेंज से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है। कभी भी कोडोमेन रेंज से छोटा नहीं हो सकता। इतना समझ आया बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ, तो इस केस में अगर हम रेंज लिखना चाहें तो वो होगा 2 4 6 और 8। तो कोडोमेन होगा 2 4 6 8 10। इससे हम लोग को एक चीज ये पता चलती है कि जो रेंज होती है वो हमेशा एक सबसेट होता है डोमेन, कोडोमेन। यानी कि कोडोमेन जो सेट है वो या तो रेंज के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अब मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसका जो ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का, ये कुछ ऐसा बनेगा। x इक्वल टू 0 पे y क्या है, 2। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। वो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला होता है, उसका ग्राफ ऐसा बनता है। ये एरोस का मतलब ही इन्फिनिटी तक जा रहा है। और अब हम लोग से जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड वेदर दीज आर फंक्शंस और नॉट। तो मैंने
आपको बताया था कि खासियत क्या है फंक्शन की, ये हमेशा एक इनपुट लेगा और हमेशा एक ही आउटपुट देगा। अब यहाँ देखो y इक्वल टू एक्स प्लस टू, यहाँ पूरे x एक्सिस पे कहीं भी अगर तुम एक x पॉइंट लिया, इसके करस्पॉन्डिंग y देखोगे तो वो हमेशा एक ही आएगा, यूनिक, दो नहीं आ सकते। वहीं इस ग्राफ में देखो, तुमने मान लो यहाँ लिया कुछ x, तब इसका देखो एक y ये है और एक y ये है, इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स फंक्शन है। इसको हम एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं। मान लो मैंने लिया एक्स को 4, तो अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई आया 2 और -2। अब मैंने देखो एक ही इनपुट दिया एक्स इक्वल टू 4, लेकिन आउटपुट कितने आ गए, 2, 2 और -2, मतलब ये फंक्शन नहीं है। वहीं वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू एक फंक्शन है। कल्याणी बेटा क्या हो गया? कुछ नहीं सर, वो गलती से दब गया बटन। इसको हम लोग एक टेस्ट भी कहते हैं, मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल मतलब सीधा। तो अगर हमें किसी भी ग्राफ को चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो हम लोग वर्टिकल लाइन बनाएंगे। अगर वो लाइन उस ग्राफ के द्वारा 2 बार कट हो गई, मतलब वो फंक्शन नहीं। अगर सिर्फ एक ही बार कट हुई तभी वो फंक्शन होगा। इस केसेस में लाइन बनाते हैं। देखो मैंने ये लाइन बनाई या ए लाइन बनाई या ये देखो बस एक ही बार कट हो रही है हमेशा। वहीं इस केस में देखो, मैंने ये लाइन बनाई या ये लाइन बनाई, ये देखो ये 2 बार कट हो रही है, मतलब ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। ये समझ आया बच्चों? यस सर। डोमेन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सुनो सर ने बताया होगा, डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज दैट अ फंक्शन कैन टेक एज इनपुट। मतलब उस बॉक्स में जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको डोमेन कहते हैं। वो डोमेन कहता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स दैट आर अलाउड। मतलब जिस बॉक्स में हम लोग को आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट क्या क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो इनपुट दे रहे हैं बस वही आउटपुट वाला बोलेंगे हम, नहीं। कुछ इनपुट अगर हमने दिए नहीं है वो हमारी चॉइस है, उसके करस्पॉन्डिंग भी जो आउटपुट होगा वो कोडोमेन में आएगा। तो कोडोमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए जहाँ जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तब लिखते हैं f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b जहाँ जो a होता है वो डोमेन होती है और b होता है वो कोडोमेन। रेंज रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाय द फंक्शन। मतलब जो हमने डोमेन दी इनपुट में उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या आउटपुट आया वो रेंज में आएगा। और मैंने ये पहले ही बताया कि रेंज जो है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, आज की क्लास के बाद एक होमवर्क शीट मिलेगी इसी फंक्शंस के ऊपर, उसको करके आना आप लोग, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा हम। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x equal to 2x plus 9 divided by x cube minus 25। जहां भी फंक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ हो, इसकी डोमेन के लिए तुम्हें क्या करना है, वहां देखना है जहां जहां डिनोमिनेटर जीरो हो, क्योंकि हमें पता है कि 1/0 मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है। तो अब देखो हम लोग को सॉल्व क्या करना है, बेसिकली जहां जहां एक्स क्यूब माइनस 25x जीरो हो रहा है, तो इसको देखेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू जीरो, हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो, 5 और माइनस 5। मतलब जब जब एक्स जीरो होगा या 5 होगा या माइनस 5 होगा, तब ये फंक्शन डिफाइन नहीं, क्योंकि तब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इसका आंसर बताओ। यस सर। ओम, आप जो है लेट क्यों ज्वाइन किए बेटा? कहाँ थे आप? ओम, आप कहाँ थे बेटा? यस मैम। आपको क्लास का पता नहीं चला? मैम वो एक्चुअली ना मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, वो अभी रिचार्ज डाला इसलिए ज्वाइन किया। Abhinav, Om is one of the brightest kids we have. His engagement in the class. And Abhinav sir बहुत बीमार हैं, आपको बाकी दिख रहा क्लास होगा। भैया बहुत बीमार हैं आज, फिर भी आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। बहुत ठंड है वहां पे, है ना? यस तो आप लोग प्लीज टाइम पे आया करो, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर भैया। ओके, ओवर टू यू अभिनव। ओम, आपने पहली क्लासेस अटेंड करी है? यस मैम। यस सर। अच्छा। आपको ये फंक्शंस में डोमेन और रेंज का आइडिया है, सुमित सर ने पढ़ाया होगा। यस हम लोग उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन किया है, ये फिर से बता देता हूँ मैं। सर, फिर आप फिर एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ हाँ, करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 25x। मैंने ये बोला कि जब भी फंक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट हो कुछ, तो हम लोग को ये चेक करना है ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में 1/0 डिफाइन नहीं है। तो इस केस में देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 25 है इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स तो सॉल्व करेंगे। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो इसके रूट्स आए एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू -5। तो अब जब जब x इन तीनों में से कोई भी वैल्यू लेगा, तब ये फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो आए, जो चीज डिफाइन नहीं।
तो इसकी डोमेन हो जाएगी रियल नंबर में से हम ये तीनों एक्स माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। इसमें हम लोग को फंक्शन दे रखा है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम इसकी डोमेन देखेंगे। हम लोगों को पता है कि रियल फंक्शंस में रूट के अंदर कभी भी एक नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। रूट के अंदर अगर एक्स है तो एक्स हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा हो। तो ये कंडीशन इधर चेक करते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन आए एक्स बिलोंग्स टू -3 से 3। ये तो लेकिन दो में लाइक हम लोग से पूछा गया है रेंज। रेंज के लिए देखो हम लोग से है फंक्शन में अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको पता है कि ये एक्स स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है और जीरो भी हो सकता है। और जब जब ये 9 में से माइनस होगा तो इसकी वैल्यू घटेगी फंक्शन की। तो इस फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो जब आएगी जब इस रूट के अंदर सबसे बड़ा नंबर हो। वो कब होगा? जब एक्स जीरो हो। तो वो आएगी अंडर रूट 9 यानी कि 3। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू देखते हैं। हमको पता है कि रूट ऑफ समथिंग कैन नेवर बी अ नेगेटिव, है ना? तो मैक्सिमम रूट का वैल्यू क्या हो सकता है इस केस में? 3। और मिनिमम 0। तो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। इसका जो रेंज होता है वो होती है 0 से लेकर इंफिनिटी। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी 0, मैक्सिमम होगी 3 और दोनों वैल्यूज अटेन होंगी। एक्स इक्वल टू 0 पे 3 अटेन होगा और एक्स इक्वल टू 3 या -3 पर 0 अटेन होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये समझ आया बच्चों? यस सर। बच्चों आप लोगों को लॉगरिथम्स आते हैं? नहीं सर, अभी तक सिखाया नहीं। तो आज हम लोग अभी लॉगरिथम सीख लेते हैं। जो किसी भी नंबर एक्स है जो मैंने लिया, इसका जो लॉग होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लॉग एक्स। और यहाँ कुछ बेस होता है एक्स और लॉग के बीच में। ये रिप्रेजेंटेशन है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो अगर y है log a x, तो x होगा a की पावर y। ये समझ आया इतना? यस सर।
और इसकी थोड़ी ये डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। एक्स जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दूसरी बात, ए हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा और ए कभी वन नहीं हो सकता। ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये समझ आया? यस सर। यस सर। हम्म। अब मैं कुछ देखते हैं please। मैंने ए को रखा 10, ठीक है, एक्स हो जाएगा 10 की पावर वाई। अब देखो, अब हम लोगों को अगर सिर्फ log x लिखा हो तब हम a की वैल्यू 10 लेते हैं। अगर कहीं पर एल एन एक्स लिखा हो तब a की वैल्यू e लेते हैं। e का मतलब पता है आप लोगों को? नहीं सर। इसेंट्रिसिटी। नहीं नहीं, e होता है आइलर्स नंबर। ये एक इरेशनल नंबर होता है। जैसे अपना पाई होता है ना, 3.14152 अप टू सो ऑन, ऐसे ही ई होता है। ई स्टार्ट होता है 2.7 से और ऐसे ऐसे आगे चलता जाता है। आगे चल के हम एक फंक्शन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स। जिधर भी ई का वैल्यू जो मैंने ऊपर बताया वही होगा। तो ये एक्स इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ई। एक्स इक्वल टू 2 पे ई स्क्वायर। एक्स इक्वल टू 0 पर ई की पावर 0 यानी कि 1। ई एक रैशनल नंबर है। आगे चल के जब लिमिट पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग कि लिमिट 1+1/x पावर एक्स टेंडिंग इंफिनिटी, ये ई आता है। इसको मैं समझाऊंगा कैसे आता है, अभी बस ध्यान रखना। अभी तुम लोग की नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। 7:30 क्लास है इनकी अभिनव। अच्छा, अच्छा। ये लोग बोलते क्यों नहीं है? आई डोंट नो। अब हम लोग लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। लॉग मैं एक बार ध्यान रखना कि मैं यहाँ जो बेस होगा उसको मैं 10 या कुछ भी फिक्स कर रहा हूँ अभी, और मैं लिखूंगा नहीं अभी, ठीक है खुद को।
लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। सेकंड प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ एक्स वाई वाई होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अभी इन दोनों प्रॉपर्टी से मिला के एक नई प्रॉपर्टी बनती है कि लॉग ऑफ एक्स पावर एन होगा एन इंटू लॉग ऑफ। कैसे होगा? इसको लिख सकते हैं log of x into x into x into x ऐसे से n टाइम्स, ये हो जाएगा log x प्लस log x प्लस log x ऐसे n टाइम्स, ये हो जाएगा n टाइम्स log x। ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आई? यस सर। इनको लिख लो एक बार। आप लोग लिख रहे हो ना इसे? यस सर लिख रहे हैं। लिख लिया? यस सर। अब ये क्वेश्चन लिखते हैं। इस क्वेश्चन में बस इतना ही काम है हम लोगों का। जब मैंने लॉग पढ़ाया कि लॉग बेस ए एक्स, इसमें एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ए भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ए कभी भी वन नहीं होना। यह हम लोगों से पूछा है फाइंड द डोमेन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स टू द बेस 10। मैंने क्या बोला? एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम लोग को एसेंशियली सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 टू माइनस इंफिनिटी। इन्फिनिटी टू टू। हाँ हाँ सही, ऑप्शन डी। ये समझ आया? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1। देखो ये जो फंक्शन है इसमें ये जो मॉड ऑफ x माइनस फाइव है, ये चीज हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। जीरो कब होगी? जब x इक्वल टू फाइव होगा। इसके अलावा हमेशा ये जीरो से बड़ी रहेगी। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जब आएगी जब मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव जीरो होगा, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टू। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी टू। मिनिमम वैल्यू के लिए देखते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए तुम देखो, अगर आप एक्स को बढ़ाते जाओगे, एक्स को अगर इंफिनिटी कर दोगे
माइनस तो ये इन्फिनिटी। हो जाएगा 2 माइनस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ, फंक्शन दे रखा है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाय लॉग ऑफ 5 माइनस एक्स। देखो रूट के अंदर की चीज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ से निकल आएगा एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3। अब ये वाला पार्ट चेक करते हैं। पहली बार डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए कभी, मतलब log ऑफ 5 माइनस एक्स इट शुड नेवर बी 0। एक बात ये ध्यान रखना कि किसी भी नंबर का लॉग 0 जब होगा जब एक्स इक्वल टू 1 हो, क्योंकि बेस में आप जब पावर 0 चढ़ाओगे तभी 1 आएगा, इसके अलावा कभी 1 नहीं आ सकता। आ सकता है जब ए 1 हो, लेकिन हम लोगों ने ये बताया मैंने कि ए की डोमेन में 1 होता ही नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ए नॉट इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब इस केस में एक्स, यानी कि जो इसके अंदर दिया मैंने, ये 1 नहीं हो सकता और ये पॉजिटिव होना चाहिए। 5 माइनस एक्स पॉजिटिव, यानी कि एक्स लेस देन 5। ठीक है, और 5 माइनस एक्स ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू। तो इसका आंसर होगा 3 से लेकर 5, लेकिन उसमें से मैं 4 निकाल दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन समझ आया बच्चों? यस यस सर। सिक्स क्वेश्चन भी डोमेन का है, रूट वाली। तो इसमें हम लोग को यही चेक करना है कि रूट के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव चीज रहे। तो हो जाएगा x2 माइनस 8 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। उस वाली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, जीरो आएगा। यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, यहाँ ए बी वाला टर्म जो होगा वो होगा 2x। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसका ग्राफ कुछ ऐसा उल्टा बनेगा। उल्टा उल्टा नहीं, मतलब ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, और यहाँ ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा।
मतलब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव है और हम लोग पॉजिटिव के लिए सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो हम लोग को बेसिकली चेक करना है कि कौन से एक्स पर x-2 पॉजिटिव रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ये समझ आया बच्चों? यस सर। तो आप लोगों को सिग्नम फंक्शन आता है? नहीं सर। हम्म। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि जब भी हम x को एक पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो सिग्नम ऑफ x 1 देगा। जब भी x को हम 0 डालेंगे तो सिग्नम ऑफ x 0 देगा। जब भी x को हम एक नेगेटिव नंबर डालेंगे तब सिग्नम ऑफ x -1 देगा। बस इतना सिंपल होता है सिग्नम। इतना समझ आया? यस सर। यस सर। इस केस में बोला गया है फाइंड द डोमेन ऑफ 1 बाय सिग्नम ऑफ x² - 4। मैंने बताया कि डिनोमिनेटर वाले केस में डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं होने देना है। तो सिग्नम ऑफ x² - 4 शुड नेवर बी 0। मैंने यहाँ क्या बड़ा बताया कि जब जब x 0 होगा तभी सिग्नम ऑफ x 0 होगा। तो यहाँ ये अंदर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जब जब ये 0 नहीं है रियल नंबर्स में से -2 और 2 को हटाना है। ये समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और हमसे डोमेन पूछी है एफ बाई जी ऑफ एक्स की। एफ बाई जी ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, जो कि हो जाएगा 5x² बाय √4 - x। इसमें भी वही बात है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज होनी चाहिए। इसका मतलब 4 - x शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी लेस देन 4। ये समझ आया बच्चों? यस सर। ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें रेंज पूछी गई है।
which value of y is not in the ring. Y equal to x plus 4 by x minus 2. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस केस में आप लोग क्या करिएगा कि इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करने का देखिएगा। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। इससे हमारे पास क्या है, x जो है वो है 2y प्लस 4 बाय y माइनस। देखो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो है y माइनस 1, इसमें भी ये 0 नहीं हो सकता, यानी कि y 1 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये वाला मेथड ध्यान रखना बच्चों। ये क्वेश्चन समझ आया? आवाज यस आ रही है सर। मेरी? यस सर। यस सर। इसका मैं सर। शॉर्टकट बताता हूँ। मान लो एक हम लोग को फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी, और हमसे पूछा गया है कि वो बताइए जब y की कौन सी वैल्यू रेंज में नहीं है। तो इसका आंसर होगा ये x का कोफिशिएंट a डिवाइडेड बाय नीचे वाले x का कोफिशिएंट c, यानी कि y कभी भी a बाय c नहीं हो सकता। इसको चेक भी कर लेते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हम लोग को x मिल गया y के टर्म्स में। अब इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। a शुड नॉट बी इक्वल टू वाई सी, मतलब y शुड नॉट बी इक्वल टू a बाय c। यही मैंने ऊपर लिखा था। ये समझ आया बच्चों? बच्चों यस सर। हेलो, यस ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। होमवर्क करके आइएगा, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।